डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। अब दिख रहे हैं? यस सर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक, अभी क्या चीज़ ये देख लेते हैं। ये जैसे एक पहला इसमें वर्ड दिया है मैकेनिकल एनर्जी। आपसे कोई एकदम डीपली नहीं पूछेगा टेंथ में, सिर्फ पूछेगा मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो बोलना कि ये ना पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है। दोनों प्रकार की एनर्जी का ये सम है ये। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मशीन कोई भी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इलेक्ट्रिक से चलने वाला मशीन ही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नीचे पत्थर ला कर उसको मैं उसे उठा दूँ तो लीवर भी अपने आप में एक मशीन है। ठीक, तो जो मैकेनिक्स मतलब उसके पीछे जो छुपा हुआ चीज़ है वो मैकेनिक्स है। मशीन एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, है ना। तो मैकेनिक्स से जो जो एनर्जी में हो सकती है वो सारी मैकेनिकल एनर्जी है। मतलब कहा जाए कि एक ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ रहती है। अब ऑब्जेक्ट के साथ दो रीज़न से रहेगी, या तो ऑब्जेक्ट अपने आप में मोशन में है, दूसरा या ऑब्जेक्ट किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि उसके आकार, उसका शेप, उसका लुक, उस जो भी है उसके फिजिकल रीजंस के कारण उसका एक वज़न है। जैसे कि मैंने इस सरफेस पे एक छोटा सा यहाँ पे एक लोहे का बॉल रख दिया तो ये कोई असर नहीं करेगा, है ना। अगर मैं इसको उठा के आपके सर पे भी रख दूँ तो कोई असर नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बहुत ऊंची बिल्डिंग में चल गया जो 13 या 14 स्टोरी का है, और वहाँ से अगर मैं इसको आपको आपके सिर पे ड्रॉप करूँ तो आपके सिर को डैमेज करेगा, ज़बरदस्त डैमेज देगा, स्कल तक क्रैक कर सकता है। तो क्या इस बॉल का हमने शेप चेंज किया कि वेट मास चेंज किया? सिर्फ क्योंकि इसका हाइट चेंज कर दिया इसलिए अब ये एक एनर्जी लगा रहा है, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी के पीछे का जो रीज़न है वो उसकी हाइट के कारण बढ़ता घटता है। ये कारण है हम लोग घर में क्या करते हैं, पानी की जो टंकी होती है उसको क्या करते हैं, सबसे ऊपर छत पे रखते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। क्यों? जितना ज़्यादा हाइट पे पानी की टंकी होगी उतना फोर्स के साथ पानी नीचे आएगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है mgh, मास, ग्रेविटी और h। बेसिकली mg जो होता है वो होता है वेट और इनटू हाइट। मतलब किसी भी वेट वाली चीज़ को जितना हाइट पे रखते जाएंगे उसका एनर्जी और बढ़ता जाता है। ठीक, आई बस समझ में। इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा आपने प्रेशर का भी पढ़ा होगा क्लास 6 में कि बैग का जो पट्टी होता है वो चौड़ा क्यों होता है, पतला रहने से बहुत दर्द देगा इसलिए चौड़ा पट्टी रखते हैं, है ना। ये तमाम चीज़ें हिल वाले अगर आप पहन लेंगे तो आप मिट्टी या दलदल में थोड़ा सा भी नमी वाले जगह में जाएंगे तो जूते घिस जाएंगे, मतलब दब जाएंगे अंदर, है ना। हिल अंदर घुस जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा फ्लैट वाला पहनते हैं। ठीक, अब हमको याद करना है जैसे अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mgh, तो मास का क्या होता है यूनिट? मास हाँ, केजी, ग्राम, केजी होता है। ग्रेविटी का क्या होता है छवि? न्यूटन, नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच का क्या होगा? मीटर। तो ये हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बदले हम क्या लिखते हैं? जूल। क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। दुनिया में जितनी भी एनर्जी है उन सभी एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। आंख बंद करके इसको लिखना है। हीट के लिए अगर कन्फ्यूज़न होगा कैलोरी के लिए तो भी याद रखना कि हीट एक एनर्जी है और उसका यूनिट जूल ही है। कैलोरी भी एक यूनिट है बट वो ऐसा यूनिट नहीं है, याद रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जूल हो गया। अब आते हैं काइनेटिक पे। अगर कोई चीज़ मोशन में है सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो उसका होता है हाफ mv²। ये किसके लिए होता है? काइनेटिक एनर्जी के लिए होता है। ठीक, ये हो जाएगा हाफ नंबर एक मास का किलोग्राम, और v² मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड। लेकिन क्योंकि मीटर पर सेकंड का ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी क्या होना चाहिए? कायदे से जूल ही होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे तो जूल था तो ये भी जूल हो गया।
आई बात समझ में? तो ये इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब मैकेनिक्स है ना। अब अगर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो मैकेनिक्स और अच्छे से समझेंगे कि कैसे कोई, जैसे हम लोग क्रिकेट में बॉल को प्ले करते हैं, हल्का सा बैट से टच करते हैं, बॉल थोड़ी दूर जाती है, अपने आप रुक जाती है फ्रिक्शन के कारण। तो ऐसा कई सारा चीज़ आप डीपली पढ़ेंगे, लेकिन 10th में फिलहाल यही है। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, PE + KE। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। ऐसे कई प्रकार की एनर्जी है, जैसे लाइट एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है और मैग्नेटिकल एनर्जी है। तो कुछ कॉमन एनर्जी है जो हमारे आसपास में है। एनर्जी क्या होती है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती रहती है। ये फॉर्म को जो चेंज करते हैं ना, वो आपको यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये वाला, ये पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है, तो आपको इसको याद करना है। जैसे लाइट से साउंड में जाना या साउंड से लाइट में जाना, है ना, या फिर मान लीजिए साउंड से न्यूक्लियर में जाना, न्यूक्लियर से साउंड में जाना, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो हमको जो सिलेबस में दिया है, अगर जो बोले कि कौन सी कॉमन सी चीज़ें हैं, तो हमको एक मिलता है, अच्छा केमिकल छूट गया ना, जैसे उसमें दिया है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल से क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल दिया है, ये भी देखते हैं। अगर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जाना है तो मैकेनिकल में क्या होता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कैसे जा सकते हैं, जैसे हमारे पास डायनामो है, क्या है, डायनामो एक प्रकार का जनरेटर है। एक बार आपने देखा होगा शादी पार्टी में ऐसे हाथ से घुमाते हैं, फिर रिक्शा में उसको रहता है, फट 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 चलता रहता है। तो क्योंकि वो मैकेनिकली, मतलब कोई चीज़ घूम रही है इसलिए बिजली पैदा हो रहा है। इसका उल्टा क्या होता है, मोटर, पंखा, करंट दे रहे हैं तो गोल गोल घूम रहे हैं। तो कहीं भी कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है इसलिए बिजली पैदा हो रही है, और कहीं पे बिजली दे रहे हैं तो वो गोल गोल घूम रहा है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ दिया है, ये ना एग्ज़ाम में आते हैं, 1 नंबर के लिए आते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो मेरे को ये लगता है इलेक्ट्रिकल टू लाइट, ये बहुत आता है। नीचे के जो 3 है ना, ये मतलब वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला ना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लाइट से इलेक्ट्रिकल का कन्वर्शन बहुत कम लोगों को पता है ना। तो ये आपको फोटो इलेक्ट्रिकल सेल जो होते हैं या फोटो सेल जो होते हैं वो याद करने, एक इलेक्ट्रिकल से हीट और हीट से इलेक्ट्रिकल भी याद रखना पड़ता है। थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल में क्या होता है, 2 अलग प्रकार के ना तार रहते हैं, 2 अलग प्रकार के तार रहते हैं। इसको एक गर्म जगह में रखते हैं, इसको ठंडे जगह में रखते हैं, और ये 2 मेटेलिक रहते हैं, है ना, अलग अलग मेटल को मिलके बनाया जाता है। तो गर्म ठंडा करंट क्या होता है, उसमें करंट भागने लगता है। इसी का जो उल्टा है वो फ्रिज में इस्तेमाल होता है। फ्रिज में हम क्या करते थे कि हम करंट देते थे, तो एक भाग गर्म होता था बाहर और एक भाग अंदर ठंडा हो जाता था। हालांकि आजकल अब गैस काम करती है इसके जगह। तो ये याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। इसको आप देख लेंगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा, बाकी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर का ज़रूर आता है। अब हम लोग आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल के ट्रिक से। न्यूमेरिकल हम लोग लाइन से अलग से बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पैटर्न आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पर रखा हुआ है, ठीक, और अगर हम इसको किसी हाइट पर रख दें और पूछेगा कि बताओ कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब बढ़ा है, या उनके बीच में क्या रिश्ता रहा है, क्या रेशियो रहा पुराने और नए में। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी 1 था और ये पोटेंशियल एनर्जी 2 हो गया, 2 हो गया। वैल्यू तो चेंज हुई है, लेकिन इसमें मास और ग्रेविटी चेंज नहीं हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, P1/P2, तो यहाँ लिखना mgh1/mgh2। बोलना भाई मास और ग्रेविटी सेम है, तो हाइट का जो रेशियो होगा वही उनके पोटेंशियल एनर्जी का भी रेशियो होगा। बहुत आसान है इसको बनाना। ये क्वेश्चन आता है इस पैटर्न का। अगर कोई चीज़ यहाँ पर है और चंद्रमा में चली गई, तो चंद्रमा में क्योंकि ग्रेविटी 1/6 है, इसलिए वहाँ पे जी को भी चेंज करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि कोई चीज़ यहाँ पर थी और मैं माउंट एवरेस्ट में ले गया, तो वहाँ सिर्फ एच चेंज होगा। पृथ्वी में कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगी तो सिर्फ एच चेंज होगा। जब पृथ्वी से निकल के किसी ग्रह पे जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ जी चेंज होता है। पृथ्वी से जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर चंद्रमा के ही बनते हैं, और कोई ग्रह का नहीं बताया जाता। अगर बनाएगा तो बता देगा कि भाई वहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। चंद्रमा वाला एक बार देख लेते हैं कि क्या उसका मतलब है। एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि मान लीजिए कोई पृथ्वी पर है, ये अर्थ है, ठीक, और ये मून है,
दो अलग ग्रह बना लेते हैं। ये सीबीएसई में आता है 10th में, इस साल भी मैं जब था वहाँ पे तो मैं देखा आया था क्वेश्चन, आप लोग में भी आ सकता है ना, एक आध दे देगा ग्रेविटी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर बुक में नहीं है तो, एक्सरसाइज में नहीं है तो। मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका वज़न है 10 किलो, कितना है 10 किलो, और ये मैंने लाके मून पे रख दिया। अब इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि इसका वेट में क्या अंतर आएगा, दूसरा अगर मैं जितना ताकत से इसको उठाता हूँ उतनी ताकत से इसको उठाऊंगा तो कितना ज़्यादा उठा सकता हूँ, ऐसे कई सारे घुमावदार क्वेश्चन आते हैं। इन सब का सॉल्यूशन एक ही चीज़ है कि ये दोनों चीज़, इसका मास है और मास कभी भी चेंज नहीं होता है। सो मास विल रिमेन सेम, चाहे उसको आप इस पूरे गैलेक्सी के बाहर भी ले जाएंगे तो मास उतना ही रहेगा। पहली बात, मास चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि ज़मीन पर ही रखा हुआ है तो हाइट ज़ीरो है, तो एच का कोई लेना देना नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एम जी एच में एच ज़ीरो है, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ दो ही चीज़ काम करेगी, एक तो इसका वेट और एक लगेगा इसको लिफ्ट करने में लगा हुआ फोर्स। ठीक, देखिए वेट में क्या फ़र्क पड़ता है, इसका वेट निकालते हैं, W इजकल टू एम जी मास इंटू ग्रेविटी। मास है इसका 10 किलो और ग्रेविटी हम लोग जान रहे हैं कि 9.8 होता है, ट्रॉन फिगर ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100, या तो मैं लिख सकता हूँ kgf, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि ना इसका ये 1/6 है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 10 kg इंटू इसका 10/6, यहाँ की ग्रेविटी से 10/6 है, तो अगर मैं इसको 100/6 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 4 और 0 40, 6 6 जा 36, 4 बचेगा, डेसिमल देंगे, फिर 40, फिर 6 6, तो यहाँ इसका वजन हो जाएगा 16.67 kg GF। यहाँ इसका वजन है 100 kgf, यहाँ इसका वजन है 16.67 kgf, मतलब यहाँ पे वो काफ़ी हल्का हो गया है। ऑब्जेक्ट की जगह अब आप खुद को रख लो, तो हम चंद्रमा में जाएंगे तो कैसे लगेगा, अरे हम तो बहुत हल्के हैं, मतलब हम चंद्रमा में अगर जंप करेंगे तो बहुत ऊपर चलेंगे, हो सकता है इस घर के जितना ऊपर है ना उतना ऊपर मैं जंप कर लूँ। ठीक, आई बात समझे, और गिरूंगा भी तो बहुत सॉफ्टली गिरूंगा, तो हाथ पाँव में चोट नहीं लगेगी। ये समझ में आया। अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा बताओ इसको उठाने में जितना फोर्स लगा उतना में ये कितना उठ पाएगा, तो बोल देना 6 टाइम्स ज़्यादा उठेगा। मतलब अगर मैं कोई चीज़ अपनी ताकत से अगर उसको मैं उठाता हूँ तो इतनी ताकत से चंद्रमा में कितना उठाऊंगा, तो बोलना ऐसे 6 मोबाइल उठा सकता हूँ उतनी ताकत से। सिंपल लॉजिक है, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन चंद्रमा से लेके आ ही नहीं सकता 10th में, बस यही आएगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब काइनेटिक का देखते हैं। काइनेटिक में दो ही पैटर्न के होते हैं। पहला वही कि अगर कोई चीज़ के काइनेटिक वैल्यू Ke1 है और दूसरी K2 है, एक ही ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास बढ़ा दें, अगर उसका वेलोसिटी बढ़ा दें तो क्या फ़र्क आएगा, सिंपल है, इसका हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर और इसका हो जाएगा हाफ m2v2 स्क्वायर। अगर मास सेम है तो m1 और m2 तो कट जाएगा, बस v1 v2 रहेगा। जैसे बोलेगा पहले उसकी स्पीड 20 थी अब 40 है, तो बताइए क्या फ़र्क आया, तो रेशियो में ये और ये तो कट जाएंगे। पहले 20 थी तो 20 का स्क्वायर अपॉन अब नया है तो 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 इंटू 20, ये हो जाएगा 40 इंटू 40, तो हो जाएगा 1/4। और देखिए ये काइनेटिक 1, ये काइनेटिक 2, 1/4 आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या हो जाएगा Ke14 इजिकल टू Ke2 के साथ 1 है तो 1 नहीं लिख रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Ke1 में 4 का गुणा करेंगे तब जाके आप Ke2 के बराबर आ रहे हैं, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। आप खुद देखो ना, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब बराबर आ रहा है, तुमको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब तुम मेरे बराबर आओगे, मतलब मैं बड़ा हूँ क्योंकि तुम पे 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहे हो बराबर। मतलब जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। ये क्वेश्चन है,
है ना। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन जो रहता है उसमें कि कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम किसी का इसका एनर्जी को बढ़ा देंगे तो वहाँ पे वो कितना टाइम से आता है ना। इसमें रहेगा कि एक हमने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वाला वो वाला बना लिया रेशियो, एक काइनेटिक का रेशियो बना लिया, और काइनेटिक में एक और क्या बना लिया, डबल कर दिए, हाफ कर दिए, ट्रिपल कर दिए, वेलोसिटी को चेंज करते जाइए, स्क्वायर करते जाइए, काटते जाइए, बन जाएगा। इससे बड़ा और कोई हमारे पास पैटर्न नहीं है। ठीक, तो न्यूमेरिकल तो इस बार सारा बनाएंगे। अब हम लोग इसमें आते हैं कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में क्या रिलेशन है वो एक तो देख लेते हैं। देखिए, जो पहला है ना, एक जो कन्वर्शन करते हैं बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेट करने के लिए, कई सारी एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में क्या होता है कि हम बिजली कैसे पैदा करते हैं, तो उसके कई सारे तरीके हैं। अच्छा, उसमें एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल और एक कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पढ़ लीजिएगा। मैं आपको दोनों का मतलब बताया था, है ना। देखिए, लोग जनरली क्या करते हैं, रिन्यूएबल को कन्वेंशनल बोल के जोड़ देते हैं और लिख देते हैं आंसर। नहीं, दो चारों का मतलब एकदम अलग है। रिन्यूएबल का मतलब है जो दोबारा अगेन यूज हो सके, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा यूज ना हो, है ना, जो दोबारा यूज ना हो, ऐसे काट देते हैं। ये बोलता है कि जो जो चीज़ दोबारा यूज हो सकती है वो रिन्यूएबल है। जैसे सूरज की रोशनी, हवा है ना, कोई वजन की चीज़ें हैं, वो तो वजन ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना। तो वो सारे रिन्यूएबल हैं। नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला है, जल गया, खत्म हो गया, अब वो कुछ नहीं है, वो राख बन गया, है ना, वो सब तो नॉन रिन्यूएबल है। आदमी अटकता कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में है। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जो चला आ रहा है, मतलब आदि मानव जब पहली बार आग लगाए होंगे तो किसी सूखी पत्ती को जलाए होंगे, सूखी डालियों को जलाए होंगे, है ना, फिर उसके बाद उनको कोयला जैसा कुछ मिला होगा तब वो जलाए होंगे। तो ये सब कन्वेंशनल है, जो परंपरागत हैं, जो हमारी दादियों ने, परदादियों ने, हमारी माताओं ने जो जलाया वो शुरू से कन्वेंशनल है, वो कॉमन चीज़ है। नॉन कन्वेंशनल क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। ये अभी आया है, अभी तक हमारे आसपास नहीं है, बट तमिलनाडु कहीं कहीं पे बिजली पैदा हो रही है। ये नॉन कन्वेंशनल है। जैसे अभी बैटरी से जो स्कूटी चल रही है नॉन कन्वेंशनल है, आज से पहले नहीं था। अगर मैं बोलूँ पेट्रोल कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल, तो आप बोलेंगे कन्वेंशनल है, क्योंकि बहुत दिन से है, कोई आज नहीं, आज पेट्रोल नहीं मिला है, बहुत दिन से। और बहुत दिन का मतलब कम से कम मान चलिए 5-10 साल के पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन लिथियम बैटरी ये नॉन कन्वेंशनल है। मोबाइल आज से कितना साल पहले आएगा, 2009-10 में ही आया है लिथियम बैटरी, 8-10 साल ही हुए हैं, है ना। लिथियम के पहले लेड वाला भी चल रहा था, लिथियम तो अभी आया है। तो जो चीज़ लगे ना कि नहीं यार एकदम हटके है, अभी अभी आई है, वो नॉन कन्वेंशनल है। इसको बोलते हैं गैर परंपरागत। परंपरा बोलते हैं, परंपराएं जो होती बहुत पुरानी होती, तो हिंदी नाम बोल रहा है गैर परंपरागत, मतलब उसकी परंपरा नहीं, अभी भी बनी है, तो वो नॉन कन्वेंशनल है। अब कोयला को देखा जाए तो कोयला नॉन रिन्यूएबल है और कन्वेंशनल है। ठीक, कोयला जो है नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा यूज नहीं होगा, लेकिन कन्वेंशनल है, कई सालों से है। न्यूक्लियर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है बट रिन्यूएबल है। तो कई बार क्या करते हैं, कन्वेंशनल और रिन्यूएबल को हम लोग, हमें कुछ चीज़ें होती हैं तो हम लोग कई बार इसको साथ रख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे पानी जाता था तो उससे उसमें कुछ लगा देते तो घिरनी जैसे घूमता था और उससे गेहूं पीसने का चक्की चलता था। ये रिन्यूएबल भी है और कन्वेंशनल भी है। ग्रीस में, ग्रीक में सदियों से था, पंजाब में भी सदियों से था, सिंधु नदी पे बहुत पहले से बना हुआ था। तो ये रिन्यूएबल भी है क्योंकि पानी तो चलता रहेगा, तो ये रिन्यूएबल भी है और कन्वेंशनल भी है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, उल्टा भी हो सकता है। तो चारों को अंतर करना, समझना बहुत ज़रूरी है। MCQ में आने से बच्चे पूरे कन्फ्यूज होते हैं, उनको लगता है रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एक ही है, मार दो। नहीं, अब अंतर समझे, याद रहेगा। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का जो हमारे पास जो सबसे इजी तरीका वो होता है, वो ये होता है कि ना, हम एक डायनामो जिसको जनरेटर कहते हैं, या एक अल्टरनेटर
अल्टरनेटर ले लें। क्या ले लें? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करता है? एसी प्रोड्यूस करता है, डायनामो जो होता है वो डीसी प्रोड्यूस करता है। इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, साइड से मान लेते हैं एक छोटा सा हम डायनामो या जनरेटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक। ये एक और छोटा सा बॉक्स है, इसमें फ़ैन जैसा कुछ लगा है जो इसको ठंडा रखता है, ठीक। और यहाँ पे ये एक ऐसा पाइप है जो अंदर तक है, अंदर नहीं दिख रहा है क्योंकि बाहर से कवर है। इसको योक कहते हैं, बीच में आर्मेचर रहता है, वाइंडिंग रहती है, स्पायरल वाइंडिंग रहती है, कार्बन ब्रूश रहती है। ये सारा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर शायद 12 में, है ना। 11वां के बाद 12वां, 11 या 12वें में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। ये पूरा फंक्शन हम पढ़ेंगे अलग से। अभी फ़िलहाल दिखते हैं कि डायनामो जनरेटर ऐसा दिखता है। ये बोलता है कि ना यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, इससे आप करंट निकाल सकते हैं। ये तार ऐसे ऐसे ले लिए और ये मान लीजिए फेस ले लिए, तो ये बोलता है कि मैं आपको करंट दे दूंगा, बस आप इस लोहे को जो है ना, इस लोहे को घुमा दीजिए गोल गोल। स्वदेश पिक्चर देखें कैसे वो घुमाता है शाहरुख खान, तो करंट आ जाता है ना। तो वही लॉजिक है, बोलता है कि इसको आप कोई घुमा देगा ना तो हम क्या करेंगे, इसमें बिजली प्रोड्यूस करके दे देंगे। अब इसको कैसे घुमाएं? सबसे ईजी तरीका है कि इसमें एक हैंडल लगा दें, ठीक। ये हैंडल लगा लें, ऐसे पकड़ के हाथ से बैठ के घुमाते रहें। बट जब आप हाथ से घुमाएंगे ना तो उतनी ही बिजली पैदा होगी जिससे कि छोटा सा बल्ब हल्का से जल सके, हल्का से जल सकेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक। तो हाथ से तो घुमा नहीं सकते, अब कैसे घुमाएं और क्या तरीका होगा? तो कुछ लोगों ने कहा कि सर इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ना बड़ा सा हम लोग ब्लेड लगा देते हैं, ठीक। इसमें बड़ा सा ऐसे ब्लेड लगा लेते हैं, ठीक। और खूब ऊपर से इसमें पानी गिराते हैं और उससे क्या होगा, गोल गोल घूमेगा। तो चलो इसको हमने कर भी लिया, बड़े बड़े जनरेटर बना लिए। इस रूम के इतने बड़े जनरेटर बना लिए, इस रूम से बड़े बड़े ब्लेड बना दिए और खूब ऊपर से पानी गिरा दिए। बट बात है कि इतना पानी इतना हाइट से गिरेगा कहाँ से और लगातार कैसे गिरेगा? तो आप बोलेंगे डैम बना लो, तो डैम हर जगह नहीं बन सकता। पहली बात, जहाँ नदी होगी और क्या होगा, जब ऐसा पहाड़ रहेगा, है ना, जब ऐसा पहाड़ रहेगा तभी बीच में आप डैम बना के उसको रोक पाएंगे। तो 2 पहाड़ के बीच में कोई ऐसी नदी जिसका पर्याप्त पानी हो, ऐसा हर जगह भी नहीं है। अगर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ राज्यों में देखें तो कुछ कुछ जगह पे मिल जाती है, पर क्या ज़रूरी है कि नदी किसी 2 ऊंचे पहाड़ के बीच से ही गुजरे? नहीं हो सकता। तो आप मैप में देखेंगे कि सिर्फ हीराकुंड का डैम बनाने के कारण पीछे कितना ज़्यादा पानी स्टोर हो गया। तो जब यहाँ पे मैं डैम बनाऊंगा ना तो पानी पीछे भरना स्टार्ट होगा, तो पीछे गाँव को डुबा देता है। हाँ। उनको विस्थापित करते हैं। ये जो मेन सिटी में जितने भी बेसिकली उड़िया फैमिली आज हैं वो सभी संबलपुर से विस्थापित हैं। सरिया बरम किला में तो पूरे हैं। इवन मैं बता रहा हूँ, एकताल का जो मुखिया है, जो अपना सरनेम गुप्ता लिखता है, उसका तो प्रमाण पत्र है, उनको विस्थापित किया गया है। संबलपुर में जब ज़मीनें डूबे तो सरकार ने कहा कि भाई इसका हम 2 गुना ज़मीन देंगे, कहाँ जाओगे? कुछ झारसूगुड़ा गए, कोई कुछ गए, तो कुछ लोगों ने सरिया बरम किला रायगढ़ का हिस्सा ले लिया, बड़ी बड़ी ज़मीन, इसलिए फिर उनको इधर आने के लिए मिला। तो ये जो उड़िया बेल्ट बहुत ज़्यादा मिलता है हमको बॉर्डर पे, उसका रीज़न यही है। तो डैम बनाएंगे तो पीछे का एरिया डूबने का भी दिक्कत है, प्लस उसके 2 पहाड़ के बीच में फंसने का भी ज़रूरत है, प्लस वो नदी 12 मासी होनी चाहिए, है ना। जो हिमालयन वाली नदियों में दिक्कत क्या है कि वो हिमालय जब गर्मी रहता है तब तो ठीक है, जब मेल्ट हो जाता है वैसा तब पानी कम हो जाता है। तो गंगा में डैम क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि पूरा मैदान है, मैदान में आप सामने बनाएंगे तो साइड से पानी जाएगा, कितना लंबा डैम बनाएंगे? तो इन्हीं कारणों से डैम वाला जो है हर जगह नहीं बन सकता है। फ़ायदे तो बहुत हैं, मेंटेनेंस नहीं है, पानी को हाइट से गिरा दिए हो गया, लेकिन लॉस क्या होता है, मतलब उसका ड्रॉबैक क्या है कि हर जगह नहीं हो सकता है। प्लस अगर मान लीजिए किसी पहाड़ में होगा तो हो सकता है पानी 12 मासी ना हो, जैसे केलो है, महानदी है, ये सब थोड़ी सूख जाती हैं। कुछ कुछ नदियों में थोड़ा बहुत पानी रहता भी है। साउथ में जाओगे गोदावरी, ये सब में चलो पर्याप्त पानी है, क्योंकि वेस्टर्न घाट से निकलती है, वहाँ हमेशा पानी गिरता रहता है, लेकिन हर नदी वैसे नहीं है। तो इसीलिए ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो क्या है? थर्मल पावर प्लांट है। क्या है ये? थर्मल पावर प्लांट है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हम ना यही जनरेटर लेते हैं पहले क्या करते हैं कि हमारे पास ना एक बड़ा सा ऐसे कंटेनर होता है, ठीक। ये बड़ा सा कंटेनर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कहीं से ना पानी ला के दे रहे हैं, ठीक। और ये पाइप यहाँ से ऐसे जा रही है और ये पाइप में पानी है, ठीक। और इस कंटेनर ये जो बॉडी है, इसको नीचे क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास खूब सारे कोयले हैं,
खूब कोयला हमने इसमें जला दिया है। इसमें ऐसे कुछ ट्रे में कोयले रखे हुए हैं, खूब सारे कोयले हैं और इससे इतनी गर्मी हो रही है कि अंदर में जो पानी है ये पूरा गर्म हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या किए, एक ना इसको एक और पाइप मिलता है यहाँ से, है ना। मान लीजिए एक और हमारे पास पाइप आ गया, इससे ना हम क्या कर रहे हैं, एयर डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एयर इंजेक्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर जो आया है, ये जो मतलब जो पाइप से आया है वो उसमें क्या हो गया, पानी तो यहाँ पूरा स्टीम बन गया, है ना। पानी यहाँ क्या बन गया, स्टीम बन गया। और उसके पहले क्या था, पानी पूरा लिक्विड स्टेट में था, ये पूरा लिक्विड स्टेट में था। यहाँ बहुत गाढ़ा पानी बना देते हैं, तो यहाँ पे ना पूरा लिक्विड था, लेकिन जैसे ही गर्मी मिला तो वो क्या बन गया, स्टीम बन गया। स्टीम देखें कभी, कहाँ देखें हैं? हाँ, अरे बता, पानी बोलता है तो स्टीम बनता है। कहाँ, कैसे दिखता है वो? पेपर टाइप। सीधा बोलो ना, कुकर में देखें, है ना, कुकर में देखें। कुकर से हमको एक अंदाज़ा होता है कि स्टीम जो है अगर उसको थोड़ा प्रेशर रखें तो बहुत स्पीड, उसमें इतनी ताकत है कि वो लोहे का पूरा सीटी को उठा सकता है। पानी उबलता है वो भी है, लेकिन वो मतलब जल्दी दिखता नहीं, थोड़ा थोड़ा उड़ते रहता है। बट कुकर जब निकलता है तो पूरा दिखता है, पूरा वाइट कलर का एकदम स्पीड, और बहुत गर्म भी होता है। तो अभी भी तो ट्रेन्स में है। अब लेकिन अब नहीं चलता है, बहुत कम चलता है वो आजकल वाला। मैं भी एक ही बार देखी। हाँ, तो अब ये क्या हो रहा है कि देखिए, ये पानी आया और यहाँ से वो स्टीम बन गया, प्लस एयर यहाँ से गया खूब हाई प्रेशर से, तो वो ना एकदम जेट जैसा निकल रहा है। अब वो क्या करते हैं, उससे ना हम लोग स्प्रे कराते हैं। किसमें स्प्रे कराते हैं, वो टरबाइन पे, इस वाले ब्लेड पे। अभी क्या होता है कि जब ब्लेड ना बहुत ज़्यादा स्पीड से गोल गोल घूमता है, ठीक, अब ब्लेड स्पीड से घूमता है और फिर घूम गया तो बिजली पैदा हो गई। तो क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो बेसिकली कोल को जलाने से हो रही है, इसलिए इस प्रकार की एनर्जी जो क्रिएशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। मतलब गर्मी के द्वारा जिससे कि बिजली पैदा हो जाए, ऐसे प्लांट को कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो जहाँ इसमें बेसिकली कोल है, तो ये कहाँ पर होगा, ये छत्तीसगढ़ में होगा, झारखंड में होगा, उड़ीसा में होगा, आंध्रा में होगा, तमिलनाडु में होगा, महाराष्ट्र में होगा, है ना। जिन राज्यों में कोयला है, वेस्ट बंगाल में होगा, आजकल असम में भी मिला है, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में मिला है। तो जहाँ जहाँ कोयला होगा वहाँ वहाँ थर्मल पावर प्लांट होगा। रायगढ़ में खुद इतने सारे थर्मल प्लांट है, कोरबा है, बिलासपुर है, एनटीपीसी है, जिंदल है, ठीक। यहाँ यही सस्ता पड़ता है। अब कोयला का क्वालिटी भी होता है, कुछ कोयले बहुत धुआं देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आग देते हैं। आग जो ज़्यादा देते हैं उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कुछ मिलते हैं हमको कर्नाटक में, हम वो कोयला इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ में सेकंड लेवल का मिलता है, थर्ड वाला कोयला एकदम बकवास होता है। इतना जलाओगे, इतना धुआं होगा ना, आग का पता नहीं, खाली धुआं धुआं होता रहता है, डस्टी भी रहता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको लेके कोक बनाते हैं और फिर उसको जलाते हैं, ठीक। तो ये समझ में आया थर्मल पावर प्लांट। इन दोनों में कॉमन ये है कि जनरेटर वही है, बस घुमाने का तरीका अलग अलग है। अगर मैं इसी मैकेनिज्म को एक बार ले लूँ दोबारा, ठीक ना, एक बार और मैकेनिज्म को ले लूँ ये सेम वाला, और इस बार क्या करूँ, कोयला नहीं रख के मैं क्या कर दूँ इसके जगह में, मैं इसके जगह में इस्तेमाल कर दे रहा हूँ कोल की जगह। हम क्या कर रहे हैं, हम कोल की जगह में क्या कर रहे हैं कि ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसा एक रॉड डाल दिया यूरेनियम का, ठीक। ये थोड़ा अलग डायग्राम है, बुक में थोड़ा अलग दिया हुआ है। मान लीजिए यूरेनियम का यहाँ पे रॉड है, न्यूक्लियर फिजन जब होता है ना, तो जब इससे ना बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। ये हमारा एक रिएक्टर है, मान लीजिए ये एक रिएक्टर है, इसके अंदर काफ़ी सारे ना यूरेनियम के रॉड हैं, और इसमें से ना न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, मतलब एनर्जी निकल रही है। और वो इतनी गर्म हो रही है, इतनी गर्म हो रही है, लोहे की जैसी दिखती है रॉड, इतनी गर्म है कि इससे एक पूरा कंटेनर गर्म हो जा रहा है, तो फिर स्टीम बन जाएगा। बस अंतर है कि कोयले की जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हो रहा है ना। यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ, टंकी गर्म हो गई, टंकी के अंदर से वो पाइप था, पाइप भी गर्म हो गई, स्टीम बन गया, फिर उसको घुमा दिए, बिजली पैदा हो गई। इसमें पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन इससे फ़ायदा, इसमें दिक्कत क्या है कि यूरेनियम रॉड हर जगह नहीं मिलती है, प्लस यूरेनियम रॉड और एटम बम में कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा है अंतर है। तो इसको बनाना काफ़ी रिस्की होता है, इसलिए उसको समंदर किनारे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे तमिलनाडु में है, अब जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में यहाँ पर कहीं पर है, अगर ये विस्फोट होगा, कभी भी फूटेगा, तो आधा हिस्सा समंदर बर्बाद होगा, सिर्फ आधे हिस्से के तो लोग मरेंगे। इसको लोग हमेशा समंदर किनारे बनाते हैं।
चलो अगर सिटी के यहाँ बीच में बना दिए तो सब तरफ से लोग मरेंगे, है ना, 360 डिग्री में सब ब्लास्ट होगा, बट एटलीस्ट की साइड कम ब्लास्ट होगा। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बनाएंगे कि ना ये जो एक्चुअल पॉइंट है वो थोड़ा समंदर के अंदर रहे, भले नाव से जाना पड़े तो नाव से जाएंगे, लेकिन और कोस्टल एरिया से और अंदर कर देते हैं, तो कुछ भी होगा तो देश पे शहर पे असर कम पड़ता है ना। प्लस यूरेनियम अगर मिल जाएगा तो फिर टेक्नोलॉजी भी मायने नहीं रखती है, सभी देशों के पास नहीं है, किसी को थोरियम है, किसी को प्लूटोनियम है, उसको यूरेनियम बनाने में भी अपने रिस्क है ना। प्लस यूरेनियम तोड़ना ही सिर्फ एक नहीं है, उसको फिर ब्रेक भी करना पड़ता है। ये क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक एटम है ना, तो इसके एटम के न्यूक्लियस पे अगर आप, इसके न्यूक्लियस वैसे टूटता नहीं, लेकिन इसके न्यूक्लियस को तोड़ेंगे ना तो ये क्या होता है कि ना 3 चीज़ निकलता है ना। इसमें बनता है जर्मेनियम और बैरियम और न्यूट्रॉन निकलता है। और तो फिर जो न्यूट्रॉन निकलेगा ना, ये फिर क्या करता है, ऐसे ही फिर किसी एटम को ना जाके तोड़ देता है। क्या करता है ये फिर किसी को तोड़ेगा। अच्छे 3 निकलते हैं इन लोग, तो इन लोग क्या करते हैं, फिर 3 किसी एटम को तोड़ते हैं, है ना, उसके न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि 3 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन वैसे भी निकलता नहीं न्यूक्लियस से, लेकिन निकलता है ना, तो क्या करता है, 3 निकला तो ये तीनों ना फिर 3 एटम को तोड़ेंगे, तो इससे फिर 2 ऊपर के निकलेंगे, दूसरे एलिमेंट, ठीक है, फिर इससे फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब ये इससे 3 निकलेंगे तो इन्हों क्या करेंगे, ये फिर 3 एटम को तोड़ेंगे, ये 3 को तोड़ेगा और ये क्या करेगा, 3 को तोड़ेगा, तो 3 3 6 3 9, है ना। आपके पास 1 था, 1 से 3 बने, 3 से 9 बने, अब 9 से क्या बनेंगे, 27 बनेंगे। यहाँ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 हुआ। अब ये फिर 3 निकलेंगे तो 81 हो गए। तो कितना स्पीड में फैल रहे हैं ये एटम बम। ऐसे होता है कि एक बार ब्लास्ट होता है और फिर वो बढ़ता चला जाता है, तो इसको रोकना भी ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, एक कैडमियम रॉड लेते हैं और ना यहाँ पे ना इन दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये निकला तो इसमें से इन दोनों को ब्लॉक कर दिए, तो इसका मतलब एक निकला एक निकला एक निकला, तो एक 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 चलते रहता है। ये ठीक वैसे ही जैसे क्योंकि कोई टॉप टैग है बट एक साथ नहीं फूट रहा है, थोड़ा सा फूटा थोड़ा सा फूटा थोड़ा सा फूटा, ऐसे ऐसे टिप 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 करके फूट रहा है, क्योंकि हम 2 को रोक के रखा है। तो हमको ना एक ऐसा चीज़ चाहिए मॉडरेटर जो कि ना इसको रोक सके, एक साथ ब्लास्ट ना होने दे। अगर ऐसा होता है तभी वो न्यूक्लियर रिएक्टर था। अगर ये रेड वाला काम नहीं करेगा ना तो वही प्लांट क्या होगा, एटम बम बन के फूट जाएगा। तो कैडमियम रॉड भी चाहिए, हैवी वाटर भी चाहिए। तो कुल मिला के ये है तो बहुत अच्छा। एक बार रॉड डाल दिए ना तो हो सकता है आपको 50 साल तक कुछ करना नहीं, बस देखते रहिए उसको। जैसे फुकुशिमा एक जगह था जापान में, वहाँ भूकंप आया और रिएक्टर में हल्का सा दरार आ गया। अब लोग डर गए, हे भगवान अब रिएक्टर फूट क्रैक आ गया, भूकंप में फूट जाएगा। उसको कैसे कैसे इंजीनियर जा के उसका मरम्मत किए हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, उन्हीं लोग जानते हैं। इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता है ना, ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन ड्रॉबैक इतने सारे हैं कि सबके पास यूरेनियम नहीं है। अगर प्लूटोनियम या कोई और चीज़ है तो उसको यूरेनियम में बदलने का तरीका नहीं है। अगर है तो फिर हमको मॉडरेटर की भी ज़रूरत पड़ती है जो उसको स्लो कर सके, फिर टेक्नोलॉजी भी लगती है और बहुत हाई कॉस्टिंग है। तो हर चीज़ का आप फ़ायदा और नुकसान बता सकते हैं। थर्मल के फ़ायदे हैं, आसानी से लग जाता है, तुरंत बिजली हो जाती है। घाटे बहुत पॉल्यूशन है, हद से ज़्यादा। जहाँ पे ट्रकें चलती है वो पूरा एरिया डस्टी हो जाता है, फेफड़े में जो उसके डस्ट जाते हैं उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। आप कभी साउथ इंडिया जाइएगा, केरलियन लोग से मिलिएगा या नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, वहाँ कफ़ की शिकायत कम होती है। रायगढ़ में कफ़ की शिकायत कॉमन है, हम लोग को नहीं पता है, बट हमारे बॉडी में हमेशा कफ जैसा सर्दी जैसा रहता है। उसका रीज़न डस्ट है, लेकिन नहीं पता, आदत हो गया है। अब देखिएगा हर 2-3 दिन में आपको लगेगा कि कहीं कफ है, फिर आता है वो। उसका रीज़न है कि जब डस्ट अंदर जाता है तो जो म्यूकस होता है वो अपने आप उसको ब्लॉक करता है। तो हमको आदत हो गया तो तुरंत वो ब्लॉक करता है, हल्का सा यहाँ पे हमको एक आ जाता है भारीपन। वैसे फेफड़े में भी होता है, लेकिन वहाँ के लोग को क्यों नहीं होता है, कि वहाँ कोई डस्ट ही नहीं है, साफ़ हवा है। जो पहाड़ पे उसको साफ़ हवा है, उसका कफ ठंड के कारण हो सकता है, हमारा कफ पॉल्यूशन के कारण है। तो हमको छाती से जुड़े हुए चीज़ें ज़्यादा होती हैं, है ना। तो ये सबका ड्रॉबैक ये सब बोल लेंगे, लिख लेंगे। इसमें इसका ड्रॉबैक और यही पूछा जाता है, सबका लिमिटेशन पूछा जाएगा, है। लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक नहीं मान सकते, उसका मान सकते कि उसका एक कैपिंग, उसके आगे वो नहीं जा सकता, है ना।
तो वो लिख लेंगे। अब इसमें एक लास्ट चीज़ बचा है, उसको हम लोग कल देखेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें क्या होता है, एक बॉल होती है और वो बॉल को ना काफ़ी हाइट से गिराते हैं, वो काफ़ी हाइट से गिरती है, और हम उसको ये प्रूफ करके दिखाते हैं कि जब बॉल हाइटेड पे थी और जब बीच में मोशन में थी और जब लास्ट में ज़मीन पे टकराई तो हर जगह उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये एक प्रूफ करते हैं। ऐसी एक पेंडुलम का भी आएगा, है ना, एक पेंडुलम का भी आएगा ये वाला। इसमें डिराइवेशन नहीं है बट ये वर्बली और थ्योरेटिकली प्रूफ हो जाता है। तो हमको ये दो बस देखना है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके थोड़े थोड़े टेस्ट रहेंगे। फिलहाल आज जो टेस्ट नहीं हो पाया वो टेस्ट